सबसे पहले मैं सांवरी ग्रुप को, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम कर रही है और हमें यहाँ कुछ कहने के लिए या अपने विचार आपसे शेयर करने के लिए यहाँ बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत मुबारकबाद देती हूँ सांवरी ग्रुप को कि आज महिला सशक्तिकरण के दौर में, जो कि बहुत फैला हुआ, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ ये जो अभी युग चल रहा है महिला सशक्तिकरण का, उसमें भी अपना बहुत भरपूर प्रयास दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए इनको मुबारकबाद। और अभी यहाँ मीनाक्षी लेखी जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से होती है। लालिमा जी ने बहुत अच्छी बातें कही, अंशु जी का भी धन्यवाद। और भी यहाँ बहुत बड़े बड़े वक्ता आने वाले हैं जिन्हें आप लोग सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या है ये एम्पावरमेंट, क्या है महिला सशक्तिकरण, और हम जिस मंच पे यहाँ पर खड़े होके इस बारे में बातें कर रहे हैं, क्या वो मंच इतना ही होना चाहिए? क्या वो जगह इतनी होनी चाहिए? क्या लोग इतने होने चाहिए? नहीं, केवल ये मावलंकर हॉल में बैठे हुए लोग, वो भी अभी सीट्स पूरी नहीं भरी हैं, काफी नहीं है। इसका लाइट कैसे कम होगी? ये मशाल जो जलाई है, और इसी युग में जब मीडिया ने इतना साथ दिया है, जब कन्याओं पे, लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे सामने आए हैं, होते होंगे पहले भी, लेकिन मीडिया के को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि अब जो सामने आया है फटाफट पता चल जाता है कि कहाँ क्या अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और उसके खिलाफ लोग खड़े भी हो जाते हैं। तो ये जगह बहुत छोटी है। हम और आप अभी जो यहाँ बैठे हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, और हम जानते हैं, हम अभी यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं, मेरे ख्याल से किसी को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में शक्तियाँ हैं। हमारे पास शक्ति थी, वो पहचानती है, वो आज निकल कर यहाँ तक आई हैं, बोल रही हैं, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उनके लिए नहीं लड़ना है हमें लड़ना है बाकी बचे 90% या 80% भारत की उन महिलाओं के लिए जो अभी नहीं जानती कि उनके अधिकार क्या हैं, जिन्हें सिर्फ इतना पता है या इतना पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई लड़की है, बड़ी हो रही है, उसे रोटी बनाना आना चाहिए, खाना बनाना, कपड़े धोना, उसकी बस शादी हो जाती है, घर सफाई करनी है, काम करना है, पति जब टाइम पे आ जाए तो उसे खाना देना है, बिल्कुल समय पे सब कुछ होना चाहिए, सास ससुर की आज्ञा का पालन करना है और इस सब में आगे बढ़ते रहना है। उसे पता बस शादी हो गई और वो पति का सारा काम, उसके घर का सारा काम, बस इतना। उसके ऊपर की दुनिया और उसके ऊपर के सपने उसने नहीं देखे, उसको नहीं दिखाए गए, उसे नहीं मालूम कि वो आगे भी मांग कर सकती है। अगर वो अपने विचार खुले रूप में अपने घर में रख सकती है, चाहे वो माँ बाप का घर हो, चाहे वो पति का घर हो, अगर वो अपने विचार आज़ादी से रख सकती है, अपने बच्चों को अपने विचारों पर सहमत करवा के अपने संस्कारों के हिसाब से चला सकती है या अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें चला सकती है, तो वो आज़ाद है। उस दिन उसे समझना चाहिए कि हाँ, आज उसने कुछ हासिल किया, ये है मेरी आज़ादी, ये है मेरा अपना आकाश, मेरी अपनी ज़मीन, मेरा अपना घर। क्योंकि भारत में तो लड़कियों का अपना घर ही नहीं होता, माँ बाप का घर होता है, वो माँ बाप का घर होता है, उसको समझाया जाता है, बेटा जब तुम ससुराल चली जाओगी तो तुम्हारा वो घर होगा, पति का घर। पति के घर आती है, पूरे जीवन उसके लिए काम करती है, उसके बच्चे पालती है, उसके अनुसार, उस परिवार के अनुसार अब ढल जाती है, उसके बाद भी वो घर उसका घर नहीं होता। तो ये क्या है? जबकि वो उसका घर है, कानून ने दे दिया है, लेकिन अभी उसे पता नहीं
तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ये काम करती है। शिक्षा उस अंधेरे संसार में एक किरण, एक दिया बन के उसे रास्ता दिखाती है, उसे दिखाती है कि क्या चीज़ है। और फिर बाकी लड़ाई जब उसके ज्ञान चक्षु अगर खुल जाए तो बाकी लड़ाई तो वो खुद कर ही सकती है, क्योंकि अभी रजनी जी ने भी बताया कि वैदिक काल से हम लोग तो बहुत सशक्त महिलाओं और 33 करोड़ देवी देवता होते थे यहाँ पर, आधी तो महिलाएं ही थी, तो फिर देवियाँ भी इतनी ही सशक्त थी। और उसी युग से, उसी ज़मीन से, उसी भूमि से हम लोग हैं। तो ये शक्ति हमारे अंदर है, ये हमारे ही अंदर है, इसे हमें खुद को खोजना है, खुद निकालना है, खुद लड़ना है। तो महिलाएं खुद अपनी कहानी, अपना इतिहास, अपना महाकाव्य, उनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसे वो लेकर चलती हैं, लेकिन अपने घर के लिए या दूसरों के लिए अपने आप को दबाती रहती हैं। वो खुद अपने ऊपर अत्याचार करती है, खुद ही अत्याचार कर रही होती है कि नहीं, दूसरे की खुशी के लिए चलो यही सही, चलो इससे वो खुश हो जाएंगे, ये सही। तो ये लड़ाई हमें खुद सबसे पहले अपने आप से लड़नी है। और ये बात मैं यहाँ पर सबको शायद नहीं बताना चाहती, मैं चाहती हूँ कि इस मंच को बहुत दूर दूर तक जाना चाहिए, पूरे भारतवर्ष तक जाना चाहिए, गांव तक जाना चाहिए। दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं, जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर ये अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ से रास्ते खुलने चाहिए। तो खैर ये सब बातें भी होंगी, चूँकि मैं कवयित्री भी हूँ तो अपने विचार में कविता के माध्यम से भी रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए एक कविता समर्पित करना चाहती हूँ। वो शायद क्या सब लोगों के साथ जुड़ी ही होगी कविता, क्योंकि हमारी माँ हमारे घर के लिए क्या करती है, तो ये एक छोटा सा उसका एक मैं रूप बता रही हूँ। ये सभी की माँ ऐसे करती हैं। इस कविता का शीर्षक है रफूगर। माँ मेरी किसी रफूगर की तरह रिश्तों को रफू करती रहती है। माँ मेरी किसी रफूगर की तरह रिश्तों को रफू करती रहती है, सिलती रहती है सबके दर्द अपनी आंखों की नमी छुपाकर। सिलती रहती है वो सबके दर्द अपनी आंखों की नमी छुपाकर, कि कहीं किसी फटे से कोई झांक न ले घर की टूटन, कि कहीं किसी फटे से कोई झांक न ले घर की टूटन। वो कभी किसी से हंसती है तो किसी पर टपकती है, मगर सबके दुखों में शामिल होती है। वो संभालती है, सहेजती है बिना बाप के घर का हर कोना। वो एक बड़े वृक्ष की छांव की तरह छाई रहती है परिवार पर। माँ, तुम्हारी छांव की थोड़ी सी ठंडक लेकर मैं भी आ गई हूँ अपने घर में, मुझे भी दे दो थोड़ी ठंडक और वो रंग बिरंगे तागे, कि मैं भी अपने रिश्तों पर काट सकूं कुछ सुंदर फूल। धन्यवाद। एक कविता और मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। वो कविता अभी हम जो पढ़ी लिखी महिलाएं और जो नौकरी करती हैं और उनके पीछे भी जो एक वो किस तरह से अपने ईश्वर से, अपने धर्म से, अपने संस्कारों से किस तरह से जुड़ी हुई हैं, बस वो उसका एक छोटा सा रूप है जिसका शीर्षक है शिव की उपासिका। वो सोमवार के व्रत रखती है आजीवन, करती है प्रार्थना अगले जन्म तक की, चमचमाता रहता है सिंदूर उसकी मांग में दूर तलक, और सुर्ख बिंदिया दे बनती है गवाश उसके ध्यान केंद्र को सम में स्थापित करने का। धड़कता रहता है उसके दिल के पास
मोतियों से भरा मंगलसूत्र। भरती रहती है कामना उसके अंदर अपने सुहाग की रक्षा की। वो मेरी सहेली है जो कांच की चूड़ियों और चांदी की पायल बिछुओं के बिना नहीं होती पूर्ण एक धर्म पत्नी। एकादशी, द्वादश और पूर्णमासी की सारी तिथियों को सायार स्मरण करके उठती विचरती और प्रयोजन करती है। शिव हैं उसके उपास और उन पर जल फूल चढ़ाकर ही संतुष्ट होती है रोज। ऐसे ही पति के नाम के सारे श्रृंगार करके नित्य रहती है अपने कर्मों में लीन, मगर चुपचाप उसकी आंखों में दिखती है एक व्यथा। उसके मस्तक पर बिंदिया के पीछे छिपी है चिंता की रेखा। जब खिलखिलाती है वो तो मंद हंसी हंसती है एक व्यथा उसके अंदर, और उसकी मुस्कान के पीछे हंसता है एक अवसाद। शिव की उपासिका वो मानसरोवर के दो हंसों के जोड़े के दर्शन को लालाई खुली आंखों से इस स्वप्न को देख काट रही है जीवन। क्या शिव ने देखी है उसके मुख पर संताप की रेखा? क्या शिव तोड़ देंगे उसके विषाद के हिमालय? क्या शिव रहेंगे अपने ध्यान में लीन, या देंगे उसे प्रसाद रुद्राक्ष अपने नैराश्य जगत के बाहर आने का? बस इस कविता के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पढ़ी लिखी महिलाओं का एक बिल्कुल सही जो रूप है वो मैंने दिखाया है कि हर महिला के अंदर पढ़ी लिखी भी होने के बाद, नौकरी करने के बाद भी एक संस्कार, एक धर्म जो चले आ रहे हैं वो है। और हमें इसी सोच को बदलना है कि शक्ति उसके अंदर स्वयं है। उसके लिए हमें खुद जानना है, और वो उसका सबसे अच्छा जो उपाय बताया लालिमा जी ने, योग। धन्यवाद।